हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, दिस इज योर ऑन भारत गर्ग। आज हम अगेन आप लोगों के लिए 12th क्लास के लिए एक बहुत अल्टीमेट वीडियो लेकर आए हैं। हमारा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर है। आज हम उसको श्रद्धांजलि देने वाले हैं, इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत अल्टीमेट टॉपिक है, तो आप लोगों को आज की वीडियो को मिस नहीं करना है। पूरा का पूरा वीडियो देखना है ताकि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर हम विद ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यस गाइस, आज के जो टॉपिक का नाम है हमारा वो है गाइस, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यस गाइस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आज हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो हमेशा प्रीफिक्स होता है, डिबेंचर से पहले लगा होता है, डिबेंचर के आगे लगा होता है। लाइक 8% डिबेंचर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है 8%? कि जो डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 8% पर एनम का दिया जाएगा। अब बात आती है कि डिबेंचर को इंटरेस्ट कैसे दिया जा सकता है। गाइस, वो कैसे हो सकता है? क्वार्टरली भी हो सकता है, वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, ठीक है, और वो एनुअली भी हो सकता है। ऑलराइट गाइस, अब क्वार्टरली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी, और एनुअली भी ही इंटरेस्ट दिया जा सकता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के ऊपर, आपको पता ही है, वो फिक्स होता है, वो फ्लक्चुएटिंग नहीं होता है। जैसे 8% है तो 8% पर एनम दिया जाएगा। और वो जो इंटरेस्ट होता है वो कैसा होता है गाइस? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस गाइस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये जो इंटरेस्ट होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो आप बहुत अच्छे से जानते हो। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी को, ये इंटरेस्ट कंपनी को देना ही देना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई एक नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता क्या है। यस भैया, दैट इज क्वाइट क्लियर। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री क्या होती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री जो होती है, देखिए ये कंपनी के लिए क्या होता है गाइस? एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ऑलराइट गाइस, यस भैया। टू डिबेंचर होल्डर्स, ये हम डिबेंचर होल्डर को क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है, कि हमने उनको ये इंटरेस्ट देना है, हमने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट की कि हमने उनको इंटरेस्ट देना है। अब जब इंटरेस्ट देंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगा? जब पे किया जाएगा टू में बैंक। ऑलराइट गाइस, हमने उनको इंटरेस्ट पे कर दिया। और गाइस, जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है हमारा एक्सपेंस होता है, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। हम सबने पढ़ा है किसके बारे में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फाइनेंस कॉस्ट आता है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को दिखाया जाता है। जो रेट ऑफ, जो हम इंटरेस्ट उनको देते हैं या नहीं देते, कैश में जाता है या नहीं जाता है, वो अभी हम बात करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो खर्चा जिस साल से रिलेट करता है, चाहे आपने पे किया है या नहीं किया, हम उस खर्चे को उस साल दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे? पूरे साल का जो भी इंटरेस्ट बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा। तो हम कब? मार्च 31 को, बेसिकली एट द एंड ऑफ द ईयर, हम क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है उसको कहां डालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, टू में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये एंट्री जो है एट द एंड ऑफ द ईयर पास की जाएगी, जो रिप्रेजेंट करेगा कि हमने पूरे साल का इंटरेस्ट चाहे पे किया है चाहे नहीं किया, हमने उसको कहां दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया, उस साल के खर्चों में दिखा दिया, क्योंकि वो उस साल से बिलोंग करता है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसके अंदर बात आती है कि आपने इंटरेस्ट पे किया है या नहीं किया। देखिए, अगर आपने इंटरेस्ट, अब बात आती है आपने जो इंटरेस्ट है वो पे कर दिया है, अगर पे कर दिया है तो क्या होगा? अगर पे नहीं किया है तो क्या होगा? अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, ठीक है गाइस, आपने पे कर दिया है, तो वो आपकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट जो बनता है आपने पे कर दिया, कंपनी ने पे कर दिया, तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी क्या नहीं होगी? क्रिएट नहीं होगी। अगर आपने पे नहीं किया है, यस गाइस, आपने ड्यू तो हो गए,
लेकिन आपने पे नहीं किया है, आपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो वो आपकी लाइबिलिटी बनेगी। वो कौन सी लाइबिलिटी बनेगी? वो आपकी करंट लाइबिलिटी बनेगी, उसको करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि वो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। अगर पे कर दिया फिर तो लाइबिलिटी में आएगा ही नहीं, अगर पे नहीं किया तब वो लाइबिलिटी में आएगा। इसमें भी दो बातें आती है, एक तो आता है हमारा क्या? इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू, और दूसरा आता है इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू। ऑलराइट गाइस, यस भैया ये आते हैं, ये बताइए इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू का मतलब क्या है? कि जब इंटरेस्ट एक्रू कमाया गया और वो ड्यू भी हो गया, मतलब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं एक स्कूल में जॉब कर रहा हूं, वहां पर मैं 30,000 रुपीज सैलरी ले रहा हूं। ओके भैया, ठीक है, 30 डेज मान लीजिए मैं वर्क कर रहा हूं, पर डे की सैलरी हो गई 1000। ऑलराइट, अब मैंने पहले दिन काम किया, मैं गया पहले दिन पढ़ाया, वो मैंने कमा लिया, 1000 रुपीज कमा लिए, लेकिन मैं वो मेरा ड्यू नहीं हुआ है। ड्यू कब होगा? एट द एंड ऑफ द मंथ, जब उसकी सैलरी डेट आएगी तब ड्यू होगा। सेम सेकंड डे काम किया, थर्ड डे काम किया, मैं 1,000 डेली कमाता गया, एक्रू कर लिया, लेकिन वो ड्यू हुआ नहीं है। ड्यू कब होगा? जब मंथ का एंड होगा या जब उनकी सैलरी डेट होगी तब जाकर ड्यू होगा। सेम ये कौन सा इंटरेस्ट है? मतलब शेयर होल्डर ने कमा भी लिया और वो मिलने योग्य, ड्यू का मतलब होता है मिलने योग्य है, मिलने योग्य भी हो गया, और वो क्या नहीं हुआ है गाइस? पे नहीं हुआ है, पे नहीं हुआ है। तो वो कहां जाएगा? करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में इसको क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। मतलब वो ड्यू भी हो गया और एक्रू भी हो गया, ठीक है। मतलब जो डिबेंचर होल्डर है उन्होंने इंटरेस्ट कमा भी लिया और वो मांगने योग्य भी हो गए, मतलब मांग भी सकते हैं। और जो इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू होता है, मतलब उन्होंने कमा तो लिया है वो इंटरेस्ट, लेकिन वो अभी मांग नहीं सकते, क्योंकि जो उनकी ड्यू डेट है अभी फॉल नहीं की है, ठीक है। तो उस केस में भी वो नेचुरल बात है, जब कमा तो लिया लेकिन अभी तक ड्यू डेट आई नहीं है तो मांग भी नहीं सकते, तो वो पे तो हुआ ही नहीं हुआ होगा, पे तो हुआ ही नहीं हुआ होगा, तो वो कहां आएगा? अगेन वो भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में क्या हो जाएगा? ड्यू हो जाएगा। तो गाइज इसको भी कहां दिखाया जाता है? करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में इसको भी क्या किया जाता है? शो किया जाता है। क्यों शो किया जाता है? क्योंकि ये भी 2-3-4 महीने में क्या हो जाएगा? ड्यू। मान लीजिए हाफ ईयरली दे रहे हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम इंटरेस्ट डेट क्या रख रहे हैं? लेट्स सपोज जून और दिसंबर रख रहे हैं, ठीक है, हाफ ईयरली दे रहे हैं। अब जून मंथ आ गया, अब मान लीजिए 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, अब जून मंथ आ गया, जून मंथ का एंड हो गया, 30 जून को दे रहे हैं और 31 दिसंबर को दे रहे हैं। अब ये इंटरेस्ट 30 जून तक का वो क्या हो गया? एक्रू भी हो गया एंड ड्यू भी हो गया, और हमने इसको अगर पे कर दिया है तो ये हमारी लाइबिलिटी में नहीं आएगा। अगर हमने पे नहीं किया एट द एंड ऑफ द ईयर, मान लीजिए 2021 है, 31 मार्च 2022 तक हमने इस इंटरेस्ट को क्या नहीं किया? पे नहीं किया, तो ये करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा, ठीक है। सेम 31 दिसंबर को 6 महीने का इंटरेस्ट एक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया, ठीक है। अब वो अगर पे हो गया, अगर हमने पे कर दिया है तो सीधी बात है लाइबिलिटी में नहीं आएगा। अगर पे नहीं किया है तो अगेन 31 मार्च 2022 को ये करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा। अब बात आई, देखिए अब जो मेन बात आती है इसमें, वो आती है जैन, फेब और मार्च, ठीक है। अब इसकी जो ड्यू डेट है वो जाकर 30 जून को होगी, लेकिन हमारा ईयर क्लोज कब हो रहा है? मार्च 31 को। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया? जो खर्चा जिस साल से रिलेट करता है, चाहे पे किया है या नहीं किया, आपको उस साल में दिखाना पड़ेगा। अब 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो एक्रू तो हो गया लेकिन ड्यू हुआ नहीं है, अगले 3 महीनों में तो हो जाएगा। अब आपको बात समझ आई होगी, अगले 3 महीनों में वो इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब गाइस, इस इंटरेस्ट को, 3 महीने के इंटरेस्ट को, क्योंकि वो अभी ड्यू ही नहीं हुआ तो पे कहां से होगा, तो इसको कहां दिखाया जाएगा? करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में इस इंटरेस्ट को इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू के तौर पर क्या किया जाएगा? शो किया जाएगा। आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट का टॉपिक समझ आया होगा। अगर वो पे ऑफ हो गया फिर तो लाइबिलिटी में नहीं जाएगा, अगर वो पे ऑफ नहीं हुआ है तो वो जाएगा लाइबिलिटी में। और किस तरीके से जाएगा मैंने आप लोगों को बता दिया। एक टॉपिक जो इसके अंदर और आता है, जो डिलीट हो गया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये टॉपिक है टीडीएस,
टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। मतलब ये होता क्या था टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, कि जहां से इनकम जनरेट हुई है वहीं से हमें क्या करना है, टैक्स को काटना है। मतलब जहां जो इनकम का सोर्स है वहीं से ही टैक्स को डिडक्ट करना है। अब मान लीजिए इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, तो वहां से इनकम जनरेट हो रही है, तो कंपनी को ही कहती है भैया डिबेंचर होल्डर अलग अलग बहुत सारे डिबेंचर होल्डर है, मैं सबसे टैक्स कलेक्ट करने की बजाय आप ही यहीं पर ही टैक्स को क्या कर लो, डिडक्ट करके मेरे को दे दो। ठीक है, तो उस केस में मान लीजिए लेट्स सपोज टीडीएस कहती है कंपनी, वो सॉरी गवर्नमेंट कहती है 10% आपको टीडीएस काटना है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कंपनी को इंटरेस्ट देना है 10 लाख। ठीक है, तो कंपनी को कहती है भैया 10 लाख पर आप सीधा 10% 1 लाख काट लो, 1 लाख मुझे दे दो, बाकी जो 9 लाख है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स किसको देना था, डिबेंचर होल्डर को। अब गवर्नमेंट सब पे अलग अलग डिबेंचर होल्डर पर जाती है और टैक्स लेती, उसकी बजाय वो कहती है कंपनी को भैया मैं सबके पास जाने की बजाय आप ही यहीं पर काट लो, क्योंकि लेना मेरे को वैसे भी डिबेंचर होल्डर से है, आप उनके पैसों में से काट लोगे, मेरी इतनी भागदौड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, कंपनी के लिए तो खर्चा 10 लाख ही है, तो वो क्या कहेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, उनके लिए खर्चा वही है 10 लाख ही है, क्योंकि 9 लाख उनको किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को 9 लाख देना है, और 1 लाख गवर्नमेंट को देना है। तो यहां पर 2 में डिबेंचर होल्डर को अब कितना दिया जाएगा, दैट वुड बी 9 लाख, 9 लाख दिया जाएगा। और 2 में टीडीएस पेबल, ये उसकी लाइबिलिटी, क्योंकि उन्होंने डिबेंचर होल्डर के पैसे में से 1 लाख रखा है। ठीक है, ये उनकी लाइबिलिटी, और जब वो पे कर देगी तो एंट्री हो जाएगी डीटीएस पेबल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 1 लाख, और 2 में क्या हो जाएगा, बैंक, दैट्स इट। इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया, ये पे कर दिया। ये टीडीएस होता था, जो बेसिकली अब आपके चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो गाइज लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, जब हम क्या करते हैं, लॉस डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं। ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है वो कहता है कि जो हमारा लॉस है, डिस्काउंट है, इसको हमें राइट ऑफ करना है जिस साल ये होंगे, जिस साल ये अकर होंगे, जिस साल ये लॉस और डिस्काउंट आएंगे उसी साल इनको राइट ऑफ करना है। किससे, पहला बोला गया आपको राइट ऑफ करना है किससे, याद होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। अगर ये नहीं है तो आपको करना है कैपिटल रिजर्व से। थर्ड कहता है अगर ये भी नहीं है तो आपको करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। गाइस मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, चाहे इफ देयर इज प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पूरा का पूरा राइट ऑफ करना ही करना पड़ेगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, कैसे राइट ऑफ करना है आपको बहुत अच्छे से पता है कि मान लीजिए लॉस है या डिस्काउंट है, उसको हमें राइट ऑफ करना है, सीधी सी बात है। तो हमें क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और 2 में क्या हो जाएगा, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और दूसरा टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कब होगा, एट द एंड ऑफ द ईयर। यस गाइस, इंपॉर्टेंट थिंग इज एट द एंड ऑफ द ईयर हम इसको क्या करेंगे, उसी साल एट द एंड ऑफ द ईयर अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना पैसा उतना, फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व में कुछ पड़ा हुआ है उतने में से अगर कुछ मान लीजिए बच जाता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर इन दोनों में कुछ नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व, सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पहले होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा कैपिटल रिजर्व, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्या बोला गया, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इवन इफ लॉस हो तो लॉस बढ़ जाएगा। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी अब अगर आपको दिक्कत आती है, मेरा नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और गाइज अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आए, हमारी जो वीडियोस हम डाल रहे हैं पसंद आ रही है, तो उसके ऊपर लाइक एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।